सियासत में आके खोया है, पाया कुछ नहीं। कोई भी शख्स जो है कमीशन बनने की कोशिश ना करे। मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। कमीशन है और कमीशन वाली बातें कमीशन में होंगी, पार्लियामेंट वाली बातें पार्लियामेंट में। कमीशन का इंतज़ार है और मेरी दिली ख्वाहिश है कि कमीशन बने। दिली ख्वाहिश था कि हर चीज़ बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से कौम के सामने आए। उनका टारगेट करप्शन नहीं है, करप्शन को ख़त्म करना है। उनका टारगेट नवाज शरीफ है। ये सवाल जवाब की खातिर नहीं हो रहा, ये सियासत की खातिर हो रहा है। और आप जानते, मुझे तो कुछ लोगों ने तो पहले दिन से वज़ीर आज़म तस्लीम नहीं किया। वो तो न जाने मुझे किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं वज़ीर आज़म। व्यूअर्स जी, अभी आप देख रहे थे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का सरकारी चैनल पे इंटरव्यू, जहां वो वतन वापसी के वक्त उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को दिया। उसमें वो कैटेगरिकली उन्होंने कहा है कि मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा अपोजिशन के, ख्वाह पैनामा लीक्स पे हो या जो भी सवाल उन्होंने मुरतब किए। और उन्होंने ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि कुछ लोग जो है उनको एहतसाब से मकसद नहीं, उनको नवाज शरीफ से नफरत है, ये उनको नवाज शरीफ बुरा लगता है, वो नवाज शरीफ को टारगेट करना चाहते हैं और पिछले 3 साल से कर रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हसन निसार साहब, खुसूसी नशिस्त है आज उनके साथ तज़िये की। हसन निसार साहब, हम ये सोच रहे थे कि मैं इस इंटरव्यू से पहले सोच रहा था आपसे सवाल पूछूंगा कि नवाज शरीफ साहब अगर पार्लियामेंट जाएंगे तो क्या उन सवालों के जवाब दे पाएंगे तसल्ली बख्श जो सवाल ऑपोजिशन उठाए। लेकिन अब तो मामला ही चेंज हो गया हसन साहब। अभी उन्होंने कहा है कि मैं तो इन सवालों के जवाब ही नहीं दूंगा। ये चेंज ही होना था, चूंकि इन सवालों के जवाब उनके पास है नहीं, तो देना क्या है। मुझसे अगर कोई चीज़ मांगता है जो मेरे पल्ले ही नहीं है, तो मैं जितना भी मैग्नानिमिटी का मुजाहरा करूं, जो है ही नहीं, एक शय मेरे पल्ले ही नहीं है, तो मैं दे कैसे सकता हूं। जैसे जमहूरियत डिरेल हो ही नहीं सकती क्योंकि जमहूरियत इस मुल्क पे है ही नहीं। सो इसी तरह हम कल रात कपल ऑफ फ्रेंड्स जी, हम वी वर पॉन्डरिंग अपॉन के भाई क्या जवाब, तो हम इसी नतीजे पर पहुंचे थे कि नहीं, वो इसको बाईपास करने का कोई चक्कर करेंगे। ये मुझे नहीं पता था कि इस तरह ऐलान कर देंगे बाकायदा। अच्छा, आपको उस वक्त अंदेशा था। साथ में ये भी बुनियादी तौर पे मुगल आजम दर्शन देने आ रहे हैं असेंबली में। अच्छा, ये आपका जैसे मुगल बादशाह झरोकों जी, राइट जी, मुगल बादशाह रियाया को दर्शन दिया करते थे झरोके में आके, तो इसका मतलब है कि ये रियाया को दर्शन देंगे कल माशाल्लाह। हसन साहब, आपके मुतालिक भी उन्होंने बात की है, आपका नाम लिए बगैर। उन्होंने कहा कुछ लोग जो है वो मुझसे वैसे ही नफरत करते हैं, मुझे वैसे ही बुरा समझते हैं, एहतसाब वगैरह कोई मामला नहीं है। मुझे लगा कि शायद आपके मुतालिक ना बात कर दी हो। ऐसा है हसन निसार साहब, लोग जाती तौर पर अनाद रखते हैं नवाज शरीफ साहब से? मैं जनरली कामरान शाहिद साहब, मैं जनरली आपको बताऊं जी, मैं नफ़रत के तो बिल्कुल ही, किसी के साथ नफ़रत करने के तो मैं काबिल ही नहीं हूँ। मैं बहुत मोहब्बत करने वाला, आप ज़ाती तौर पे जानते हैं इस बात। जी बिल्कुल। मैं अगर कुछ कर सकता हूँ तो वो मोहब्बत है, नफ़रत नहीं। मुझे इनकी गवर्नेंस, इनके ताम झाम, इनके तुम तराक, इनको कम से कम अपनी बैकग्राउंड का ख्याल करना चाहिए। ये इन्होंने गरीबों और गुर्बत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। पहली जनरेशन में एक फ्लूक लग गया है, तो एक्ट इन अ ग्रेसफुल। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं जैसे गैर ममालिक में जाता हूँ और उनके हुक्मरानों को देखता हूँ कि स्वीडन का बादशाह है, वो लाइन में लगा हुआ है, कोई लिफ्ट से उतर रहा है, मैं देखूँ इनको इंसानों की तरह है। मैं ट्रैफिक सिग्नल पर रुकूँ तो मुझे लगे लोग इधर उधर से वेव कर रहे हैं, मैं पलट के देखूं तो मुझे पता चले वो मेरा चीफ मिनिस्टर साथ खड़ा है। ये ख्वाहिश है मेरी। नफरत तो नाउजुबिल्ला क्यों करनी, इज अ वेरी गुड लुकिंग मैन, अच्छे लोग हैं। करतूतों से नफरत होती है, इंसानों से नहीं होती, ऑनेस्टली। राइट राइट। हसन निसार साहब, ये पैनामा लीक्स का मामला आपके लिए क्या है? नवाज शरीफ साहब के लिए ये सिर्फ उनको टारगेट करना है, आपके लिए क्या है ये? व्हाट इज पैनामा लीक्स फॉर यू ओवरऑल, अगर इसका एक तजिया करें कॉम्प्रिहेंसिव? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं देखें, मैं आई वाज प्रोबेबली द फर्स्ट वन इन दिस कंट्री जिसने कहा था कि ये लिखा था, कहा नहीं था, कि ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है। इमरान ने बाद में इसे कहा कि ये सो मोटो अल्लाह पाक ने लिया है। मैंने कहा था ये गैब की तरफ से पाकिस्तानी अवाम के लिए तोहफा है। और साथ मैंने ऐड किया था कि अगर पाकिस्तानी कौम इस पर गौर नहीं करती, इस मुल्क के करता धरता इस पर तवज्जो नहीं देते, इसे मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाते, तो ये पाकिस्तान की तारीख में सकूत ढाका से बड़ा अलमिया होगा। देखें, बात सुने,
आप क़यादत फरमा रहे हैं कौम की, ठीक है। तारिक बिन ज़ियाद ने जब कश्तियां जलाने का हुक्म दिया तो उसने एक तकरीर की थी जिसका जुमला था कि सबसे पहले सबसे आगे जिसका घोड़ा होगा उसका नाम तारिक बिन ज़ियाद है, सबसे पहले जिसकी तलवार निकलेगी न्याम से उसका नाम तारिक बिन ज़ियाद है, सबसे पहले जो खून देगा उसका नाम तारिक बिन ज़ियाद है, सबसे पहले जो जान की बाजी लगाएगा उसका नाम ये कश्तियां अब आपको क़यादत का शौक है तो भाई यहां भी क़यादत करो। प्रोटोकॉल में तो आपको बड़ी क़यादत चाहिए, हर जगह आपको अगर आपको एक रोल का शौक है तो खूबसूरती तो ये है, ईवान से निकले सरे बाजार भी आए, सरदार वही है जो सरेदार भी आए। वाह। और सरेदार को फांसी घाट ही नहीं होता। इस तरह की सिचुएशन को फेस करना, मैं कहता हूं मैं इनके हाथ पे बैत कर लूंगा अगर ये कहें कि हाँ फलां फलां जगह, मुमकिन है इनसे ना हुआ हो, बच्चों से गलतियां हो गई या मुझसे सहब हो गया, मैं आई वॉज नॉट सो अवेयर, क्या बुराई है। बाकी हर जगह आप लीड करना चाह रहे हैं, जब एहतसाब की बात आती है तो आप यकीन करें कामरान शाहिद साहब, मैं हर उस आदमी पे बशमूल अपने लानत भेजता हूं जो जिसके दिमाग में यह खन्नास है कि सिर्फ इनको सिंगल आउट करना है या इनको फोकस करना है, इनको टारगेट करना है। नहीं, सिंबल वो क्या होता क्या है, लीडर क्या है, लीडर इज ऑलवेज द फर्स्ट वन अमंग द इक्वल्स। सो बेशुमार लोगों पे करप्शन के इल्जामात हैं, अनफॉर्चुनेटली इन पे भी हैं। तो अल्लाह ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है बहुत जबरदस्त क्लियर करने की, अपने आप को लीड करो वहां भी फर्स्ट। हां जी, फर्स्ट वन अमंग द इक्वल्स। इक्वल्स कहां आप भाई, अगर 500 700 1000 10,000 बंदा उसके ऊपर उंगली उठी है तो प्राइम मिनिस्टर की ग्रेस का तकाजा ये है, मैं उनसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ही शुड स्टेप फॉरवर्ड, कहना चाहिए मुझसे शुरू करो। जो चैलेंज इमरान ने किया है कि मुझे साथ शामिल कर लो, ये मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से एक्सपेक्ट करता हूं कि वो कहे कि ठीक है मुझसे शुरू करो, आओ। और अब ये जिस तरह ये बीच में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इनके पास कहने को है कुछ नहीं, 4-5 सवाल, अगेन इसको ओवर सिंप्लीफाई कर रही हैं करने के लिए, बिकॉज मेरा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेट करने का तरीका होता है, बंदा मिसालें देता है कि ये 3-4-5 सवाल हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस। जितना लंबा सवाल है उससे छोटा जवाब है भाई। कब गए थे, सन फलां फलां, कितने गए थे, इतने बिलियन, कैसे गए थे, हुंडी के जरिए बैंक ट्रांजैक्शन या बैंक के जरिए गए थे। बिल्कुल हाँ, मैं एग्जैक्टली मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि सन में गए, कितने गए, कैसे, कहां से आए थे, टैक्स दिया था नहीं। आप यकीन करो सवाल लंबे होंगे, जवाब छोटे होंगे। और पैसे, सर पैसे की ट्रेल करना तो बड़ा आसान है। टैक्स दिया था, बंदा कहता है हाँ बिल्कुल जी। मैं कह रहा हूं पैसे की ट्रेल मालूम करना तो बड़ा आसान है, ट्रांजैक्शंस है, साइंटिफिक काम है, तो सारा साइंटिफिकली यू कैन गिव द आंसर। नहीं, मेरे आप जुमले पे गौर फरमाएं कि ऑपोजिशन जितने सवाल कर रही है, हर सवाल का जवाब सवाल से छोटा होगा। किस सन में गया, बस सिर्फ आपने सन बोलना है, वो तो जुमला बोलना है, पूछ रहे हैं ना पूरा, कितना अमाउंट, आप कहें जी बस 500 रुपया गया, कंपनी कब बनी, आपने सन बोलना है। यानी सवाल लंबे हैं, जवाब छोटे हैं, दें और इनके मुंह पे मारें। बहरहाल वो तो अब नहीं दे रहे ना, अब तो नहीं दे रहे जुमे को। सर बहुत आप क्या देखते हैं डेवलपमेंट, जुमे को वो जवाब नहीं दे रहे, उन्होंने आज ही अनाउंस कर दिया सर जुमे को वो कह रहे पार्लियामेंट को जवाब दे, मैं डेवलपमेंट कमीशन को दूंगा जवाब जब बनेगा। तो देखें फिर अच्छा भाई कमीशन का कितना दूर है, ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। आ जाएगा, वो कहते हैं ना बड़ा मशहूर, हजरत सलमान के पास मौत का फरिश्ता इंसान के भेष में आया, को बंदा बैठा था, उस बंदे को देख के हैरत आई मौत के फरिश्ते, वो जो कि इंसानी रूप में था, तो वो देख के बार बार उसको देखे। खैर उसके बाद चला गया, उस बंदे को नहीं पता था कि ये मौत का फरिश्ता इंसान के रूप में आया है। तो उसने हजरत सलमान को कहा कि ये कौन साहब थे, तो उन्होंने बताया कि ये मौत का फरिश्ता था। तो उन्होंने कहा मुझे घूर रहे थे, मुझे बहुत दूर फेंक दें। अच्छा, चश्मे जदन में ये एक हिकायत है
कि लाखों मील दूर उस बंदे को भेज दिया गया, विद इन सेकेंड्स आगे मौत का फरिश्ता खड़ा था। उसने देख के कहा कि यार मैं तो बड़ा हैरान हो रहा था कि मैंने यहां तेरी जान कब्ज करनी है, तू लाखों मील दूर बैठा है, लेकिन कैसे तुझे घेर घार के किस्मत यहां ले आई मेरे सामने। सो ये कब तक टालेंगे? हसन साहब एक बात बताइए, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। जी एक बात बताइए कि सर जो प्राइम मिनिस्टर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा मैं कह रहा हूं उसको भी पेश किया जाए। वो ये समझते हैं कि उनकी वो छोड़ दें उनके साथ साफ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं जद्दी पुश्ती इंडस्ट्रियलिस्ट अमीर लोग हैं 1930 से, तो उन पे इतना हम क्यों शक कर रहे हैं? हम किसी गंगू तेले की बात तो नहीं कर रहे। एक शरीफ एंटरप्राइज, एक बहुत बड़ी एंटरप्राइज रही है बकौल प्राइम मिनिस्टर के, तो वो साबित भी शायद कर देंगे इस बात को। तो हम उनको इतना नहीं रही ना इसके कामरान शायद साहब गालिबन इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि इनके कितने रईस हैं ये कोई बिरला थे, कोई टाटा थे, कोई सैगल थे, कोई दाऊद्स थे, वलीकास थे, कोई आदमजीज थे। खुदा का खौफ करें यार। और वो इनकी जिंदगियों में वो नेक साल कौन सा था जब इन रऊसा ने पहला टैक्स दिया? खत्म। मुझे बता दें, मैं इनको रईस आज़म मान लूंगा और ये भी मान लूंगा कि ये 1857 में जो अंग्रेज उसको गदर कहता है, हम उसे जंगे आजादी कहते हैं, तो मैं ये भी मान लूंगा कि 1857 की जंगे आजादी इन्होंने स्पॉन्सर की थी। ठीक, मुझे वो पहला साल बता दें और वो फिगर बता दें, तो भड़के मारने को क्या है? पर अफसाना सुनाना तो कोई औखा। मैं इनके सारे स्पीच राइटर से बेहतर लिख सकता हूं, ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। सो जुमलेबाजी नहीं, इसका तो एक सॉलिड है ना कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1930 में, 35 में, 40 में, 45 में इतना दिया था। कायदे आज़म का टैक्स आ गया सर 1947। हाँ 1947 हमने इतना टैक्स दिया था भाई। पाकिस्तान जब बना है तो इसकी बुनियादों में, इसकी जड़ों में हमारा टैक्स शामिल है। वो साल बता दें और टैक्स बता दें कितना था। ये कौन सा औखा काम है? राइट। सो ज़बानी जमा खर्च से अब मामला मेरा ख्याल है आगे निकल गया है। और मेरी तजवीज़ ये होगी, मशवरा देने के तो हम काबिल नहीं हैं, या चलें तजवीज़ भी नहीं, मैं कौन हूँ भाई, ना 3 में ना 13 में। आई एम जस्ट लाउड थिंकिंग जिसे कहते हैं, कि हो गई तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में वो पहले आदमी के तौर पे याद रखे जाएंगे जिन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया। अगर क्या हो गया सर, अगर क्या हो गया हसन साहब? ये तारीख मरतब हो जाएगी, एक नया माइलस्टोन, एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन ये आए बाएं शाएं करना, वहां जवाब नहीं देंगे, कमीशन में जो कमीशन भी आ जाएगा, फिर देखते हैं वहां क्या है। मैंने कहा कल रात ब्रेनस्टॉर्मिंग की, हम यहां पहुंचे कि ये कहेंगे कि जी फलां लोगों ने हमें गिफ्ट किया था या टिप दी थी, या वो जो भी उसके लिए लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये उसका सबूत है कि जी उन्होंने ये गिफ्ट किया था। फिर एक नई बहस इस मुल्क में शुरू हो जाएगी। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, नई बहस शुरू हो जाएगी, किस कैपेसिटी में वो गिफ्ट दिया था, किसी आम पाकिस्तानी को वो गिफ्ट क्यों नहीं मिला, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इनके पास मेरा ख्याल है कि आए बाएं शाएं के अलावा, और फ्रस्ट्रेशन की इंतहा देखें। कल मैं सुन रहा था, मुझे अजीब तरह का दुख हुआ। हमने तो कभी हमेशा बेटियों की तरह एक दुआया, मैं तो मसावात से मेरी अलहदगी का बायस ही ये था। तो कभी बेगम कुलसूम नवाज हैं, उनका जिक्र कभी ऐसा नहीं हुआ कि बदतमीजी का, हमेशा एहतराम के साथ बहनों की तरह हैं बेटियों। कल वो एतजाज़ की बीवी बुशरा, कौन सी, कहाँ आ गए हो तुम लोग यार? किस सतह पे उतर आए हो आप लोग? ये फ्रस्ट्रेशन है, ये डेस्परेशन है कि आप लोगों को बुनियादी अदब आदाब भूल गए। हालांकि जितने लोग ये काम कर रहे थे खड़े, उनमें से एक दो के तो मैं फैमिली बैकग्राउंड से वाकिफ हूं, बड़े वदादार, बड़े रख रखाव। हमारे अनवर अजीज साहब मेरे तो बड़े भाइयों की तरह हैं। तो एक अजीब तरह का मुझे दुख हुआ कि ये किस खुरदरे और कितने एक अजीबो गरीब तरह के लहजे में, और मतलब आप कहते भाई उनकी एहलिया ने ये किया है, वो करप्शन की है, फलाना की है,
भाई कहो यानी अखलाकियात आपके ख्याल में गिर रही है पाकिस्तानी सियासत में? बेटियों का तो बिल्कुल बिल्कुल सही। हसन निसार साहब चुकी हैं, बहुत गिर चुकी हैं, इसका एक और एंगल है। अपनी बहू बेटियों बहनों सही जी जी बिल्कुल सही, उसकी इज्जत करनी चाहिए। आप उनको भले भाभी ना कहें, आप अगर इतनी कैलसनेस है तो आप कहेंगे जी उनकी अहलिया ने, उनकी बेगम ने ये किया है, ये किया। ओ बना मुझे वो रिपीट करते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये फ्रस्ट्रेशन है। और फिर बात ये है कि भाई इल्जाम मुझ पे लग रहा है, मैं 4 चंपू अपने दरबारी इकट्ठे करके, वो ठीक कहता है इमरान? इट्स नन ऑफ देयर ब्लडी बिजनेस। कोई वजारत कायम रखना चाह रहा है, कोई वजारत हासिल करना चाह रहा है, इतने पैटी मुझे। और मैं सोच रहा हूं कामरान शाहिद साहब, जनाब जिंदगी में एक आध दफा वजीर बन के देखना चाहिए। ऐसा क्या इसमें कि बंदा लपकता है उसकी तरफ, जैसे हड्डी की तरफ नहीं एक जानवर जाता, ऐसी क्या अट्रैक्शन है उसमें? ये तो सर अब क्या क्या होता है? ठीक है, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो खुद जिंदगी में एक्सपीरियंस से नहीं गुजरा। तजुर्बा, मेरा ख्याल है कोई मतलब कोई लुटमार को टप्पा, ये जाहिर है ईदी तो है नहीं इनमें से कोई। प्रोटोकॉल ही मान नहीं सर, प्रोटोकॉल जो बड़ा होता है ना खूबसूरत, वही नशा बड़ा हमारे है। बहुत दानिश्वर और खूबसूरत शायर जी। हैं असलम गुरदासपुरी साहब, वो एमपीए भी रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, बहुत मुल्क के अहम दानिश्वर हैं, बहुत खूबसूरत शायर हैं। उनका एक शेर है, जिंदगी इतनी गनीमत तो नहीं जिसके लिए अहदे कम ज़र्फ की हर बात गवारा कर लें। वाह, सुअहदे कम ज़र्फ की हर बात गवारा करना तो छोड़ें, आप लोग अखलाकियात की बदतरीन अखलाकियात के पाताल में गिर गए। आप क्या मिल जाएगा आपको? क्या दे सकते हैं मियां नवाज शरीफ साहब? आपको कैबिनेट में जगह मिल जाएगी, अगर मिली भी है तो जरा और लटक जाएगी। ओए कब तक भाई? तुम पता नहीं कितने दिनों के, कितने महीनों के मेहमान हो। जिंदगी है क्या? एक छोटा सा कमरा है, एक दरवाजा है, वहां से बंदा एंटर होता है, दूसरे से बाहर निकल जाता है, पता भी नहीं होता। ये पड़ा है पूरे बर्रे सगीर का आलम पना नूरुद्दीन जहांगीर, ये पड़ा है यहां महाराजा रंजीत सिंह, ये तो कहते हैं ना पंजाब मुश्तरक, ठीक, जलालुद्दीन अकबर सर, उससे ही बड़ा तो नाम। उसकी समाधि में उसकी राख पड़ी है। सही, मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना जी। तो ये किन चीजों के लिए, ये किस टाइप के लोग हैं, इन्होंने किस तरह का दूध पिया है, किस तरह का खून इनकी रगों में तैरता है, किस चीज के लिए? बस ठीक है, ये अजीब व गरीब खाता है। और बदकिस्मती ये है कि एक मुल्क जो इस्लामी जमहूरिया कहलाता है, ये उसके लोगों का हाल है कि भाई आप पे इल्जाम है, आप जवाब दे दो। आपको पता है कल पूरे पाकिस्तान के मीडिया पे खबर गर्दिश की, आर्मी चीफ ने ये बैठ के कहा प्राइम मिनिस्टर को कि जी आप पैनामा लीक करप्शन मामलात को फौरन हल करें, इससे सिक्योरिटी मामलात पे प्रेशर आ रहा है, इससे चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। आपके नज़दीक फौज का कंसर्न क्या है? मतलब अगर करप्शन का ये मामला है, कमीशन चल रहा है, फौज इतना कंसर्न क्यों? और आपके ख्याल में आर्मी चीफ ने ऐसे ही असर्ट किया होगा जाके, जिस तरह मीडिया पे खबर आई है, वैसे ही ये एग्जैजरेट किया है लोगों ने? नहीं, देखें, ताकतवर का मशवरा, या यूं कह लें ताकतवर की का मशवरा और उसका बल्कि उसकी तजवीज़ भी हुक्म का दर्जा रखती है। और दूसरी बात, मैं ताकत उस हवाले से नहीं कह रहा, ताकत मैं कह रहा हूँ कि अखलाकी जवाज़, एक आदमी अखलाकी जवाज़ के माउंट एवरेस्ट पे खड़ा है, एक आदमी मुकम्मल तौर पे उससे महरूम हो चुका है। मैं इसको ताकत कह रहा हूँ। राइट, ये वो फौज और सिविलियन मॉरल स्ट्रेंथ, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात नहीं कर रहा। अब ठीक है ना जी, उसमें गुजारिश ये है कि अब जो देखें, मैं पहले भी ये बात कई बार कर, मेरे कान तरस गए हैं सुनने को कि यार कोई 100-150 करोड़ खा जाओ, यहाँ तो कई अरब। यानी आप अंदाजा लगाएं, जहां उज़ैर बलोच जैसे और डॉक्टर आसम जैसे चंपू बेचारे, चंपू कहते हैं एवं लुदड़ बेचारा, एवं नहीं फिर रहा होता नॉन इधर उधर कोई, ठीक, वो छोटे इस टाइप का। अगर इन ये अरबों रुपया बनाया इन्होंने, तो सोचें इस मुल्क के पॉलिटिकल बॉसेस का क्या लेवल होगा। तो इस मुल्क के जो करता धरता है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको पर खोखला हो रहा है। पता है आपको, किसी मुल्क की सिक्योरिटी सबसे महंगा काम है। राइट, फौज का बिजनेस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव ये काम है। किसी मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, उसकी सालमियत, और ख़ास तौर पे हमारे जैसी कंडीशंस में, शौकिया तो नहीं एटम बॉम्ब बनाया पाकिस्तान जैसे भूखे नंगे मुल्क में,
ईस्ट पाकिस्तान का भयानक तजुर्बा पीछे था। हिंदुस्तान जैसा एक मुल्क हमारा पड़ोसी है, तो वो जानते हैं कि अगर ये मुल्क खोखला हो गया बिल्कुल ही, जिसकी मैंने ये कल परसों मैंने कहीं ये मिसाल दी है, जिसकी खाल पाकिस्तान को एक इंसानी बदन समझ लें, इसकी खाल ये उतार चुके हैं, इसका गोश्त ये उतार चुके हैं। ये से मुराद मैं कोई किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, ये कम्युनिटी एक खास तरह का जो एलिमेंट है इस मुल्क में, आप उसको एलीट कह लें चलें, मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, ये खा चुके हैं इस मुल्क को, बहुत बुरी तरह खा चुके हैं। तो कल अगर ये बिल्कुल ही फारिग हो जाता है काम, तो फौज कैसे चलेगी? इस मुल्क को कौन प्रोटेक्ट करेगा? और वो तो चाह रहे हैं कि ये अंदर से गल सड़ के खत्म हो जाए। और इस मुल्क में क्राइम, मैंने कहा खाली जेब जराइम से भरती है, बर्बाद करके रख दिया है। जहालत है, ये जो एक्सट्रीमिज्म है, ये जहालत की कोख से जन्म लिया इसने। ये पेड लोग हैं, ये कोई नजरियाती लोग नहीं है। इसमें कोई एलिमेंट होगा, कोई 2, 4, 5% जिनका कोई नजरिया होगा, अदरवाइज तो ये सारे पेड लोग हैं, ये मुहिमजू किस्म के लोग हैं। जैसे पहले में लेकिन हसन साहब, फौज के पास ऑप्शन क्या है? फौज के पास क्या ऑप्शन है सर? अगर ये मसला हल नहीं होता पनामा लीक्स का, फौज के पास क्या ऑप्शन है? देखें, मैं कामरान, पहले मुझे ये थोड़ी बात, मुझे इजाजत दें आप, मैं मुकम्मल कर सकूं। देखें, बात सुनें, ये जो नंगी जारहियत, बर्बरियत और दहशतगर्दी है, ये लाख बंदा मार लेगी, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, हमें खराश भी नहीं पड़ती। माशाल्लाह 20 करोड़ प्लस लोग हैं। ठीक, ये जो दहशतगर्दी है ना, ये ज्यादा भयानक है, जो नजर नहीं आती। ये बहुत बर्बाद नस्लों को खाती है। ये जो मोरालिटी का जनाजा ही उठ गया है। खालस दूध, बच्चे की खुराक है दूध, वो नहीं मिलता। दवा के बारे में यू नॉट श्योर कि आप जो मेडिसिन ले रहे हो जेन्युइन है, इनजेन्युइन है। बेरोजगारी है, फ्रस्ट्रेशन है, ये जितने जिनसी जराइम के पीछे भी आपको पता है, गुर्बत है, राइट, महरूमी है, फ्रस्ट्रेशन है, सफोकेशन है। वक्त ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, एमफिल करके बेले लड़के फिर जवान आदमी, ना नौकरी ना शादी, वो थड़ों पे बैठ, इधर बैठ, उधर बैठ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग इस मुल्क के साथ? इट्स ओनली बिकॉज कि यहां फ्लड गेट्स खुले हुए करप्शन के, एक से इसको रोकना मुल्क की सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ये करप्शन पाकिस्तान के वजूद के लिए उतनी ही खतरनाक है जितना हॉस्टाइल हिंदुस्तान हो सकता है। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन फौज के पास क्या ऑप्शन है अगर ये मामला रिजॉल्व नहीं होता? ये मेरा बुनियादी सवाल है आपसे। अब देखें ना, मैं तो फौजी नहीं हूं, मुझे तो इसका अच्छा, मैं अपना आपको बता देता हूं। अपने बताइए, मैं आपको जो मुसलसल मैं कल कई सालों से, हाँ नहीं, फौज के उनका ऑप्शन वो जाने, उनका अपना काम है, मेरा अपना काम है। मैं कई सालों से 2, 3, 4 चीजें मैं मुसलसल रिपीट कर रहा हूं, और वो रेपिटेशन नहीं मैं उसको कहता, मैं रीइंफोर्समेंट कहता हूं, बार 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 बार। एक, ये जिस ढोंग को हम डेमोक्रेसी कहते हैं, हमारा दानश्वर भी लंडे का दानश्वर है। ये सेकंड हैंड नहीं, ये थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड। ये लंडे का कपड़ा तो शायद किसी एक गोरे की उतरन हो, ये उतरन दर उतरन, इनका कुछ नहीं है। ये किश्क बात किया जाता है डेमोक्रेसी, डकैतों की डेमोक्रेसी, भाई कौन सी? 2 तरीके से मैंने कहा है कि एक तो इस सिस्टम को तेजाब में गुस्ल दिया जाए, ये इतना नापाक है कि किसी डिटर्जेंट, किसी अच्छे साबुन से भी ये साफ नहीं हो सकता। इसको तेजाब में डिप करके 3-4 दफा निकालो, फिर इसकी आलाश साफ होगी, ये साफ सुथरा हो जाएगा। फिर ये भी कई बार लिखा है, वो लोग आई डोंट नो, वो लाखों में और कई लाखों में फॉलोअर्स हैं, तो इसीलिए ना मैं कोई मतलब कोई नगमे तो नहीं लिखता। दूसरा ये है कि इस मुल्क में जिल्लादों को 3 शिफ्टों में काम करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बगैर ये राह रास्त पे इनके मुंह को लग गया खून, और खून लग गया इंसानी, जो बहुत लजीज होता है सोना। हमने तो सुना और पढ़ा है कि शेर जो है ना, वो उसके मुंह को खून लग जाए वो आदमखोर हो जाता है। फिर कोई जम काबट या कोई कैनेथ एंडरसन, कोई इस तरह का शिकारी आए तो उसका
सो ये 2-4 मोटे मोटे मसाइल हैं इस मुल्क में। एजुकेशन पे, इसकी पॉपुलेशन की को मैनेजमेंट की बात करो, राइट। ये बिल्कुल, ये अब मैं क्या लफ्ज इनके लिए इस्तेमाल करूं, ये स्पाइनलेस लोग हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। लोग रोते हैं यहां शरा खानगी को, खुदा की कसम ये तो इशू ही नहीं है, तालीम इशू नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इशू है। सबसे खौफनाक आपके जो ये ऑनर्स और मास्टर्स लेवल पे हैं, जब दिल करे जिसका दिल करे, मैं चैलेंज कर रहा हूं, प्राइवेट चंद इदारों को छोड़ के जो नामवर इदारे हैं, अच्छी जिनकी रेपुटेशन है, उनके अलावा आप फलानी यूनिवर्सिटी, टमकानी यूनिवर्सिटी आप चले चलें जब आपका दिल करे। हम ये तो बचपन में जो आर्टिकल्स हम मैसेज लिखते थे स्कूल में, ये तो वो लिखने के काबिल नहीं है। कोई एक चैनल बताएं जिसके उर्दू के हिज्जे ठीक होते हों। ये सारे मैस कम्युनिकेशन करके आए हैं, सरतापा जाहिल। ये साइमा को सीन से भी लिख देते हैं, ये ऐसा ऐसा हिज्जा निकालते हैं, सर पकड़ के बंदा बैठ जाता है। ये इस मुल्क में एजुकेशन है, हेल्थ है, इसमें कोई डिसिप्लिन, कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई इंसानों वाला काम करो तुम। मेरे अभी दोस्त हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं वो हफीज खान, वो पाकिस्तान आए हुए हैं। कल उनको को गोडाउन्स वगैरह देखने के लिए, वो चूंकि इंटरनेशनल वो ट्रेडिंग इनका इस तरह का, वो शादरा गए देखने गोडाउन्स वगैरह कोई, ये कल की बात है। जी जी। वो वापस आए, वो सो फ्रस्ट्रेटेड। उसने कहा यार ये लाहौर का असल लाहौर तो मैंने पता नहीं 30 साल के बाद देखा है। वो कनाडा होते हैं, जी जी। 30-35 साल के बाद मैंने देखा है, तो मेरा तो चोक हो गया गला। एयर कंडीशन गाड़ी में शीशे चढ़े हुए, डस्ट अंदर। कब बर्बादी है, ये तो खंडरों से बदतर शहर है जिसको पूरे मुल्क में धुमाया हुआ है। लोग भी आते हैं बेचारे, एयरपोर्ट से उतरे और ये अपना चंद मखसूस जो आपकी जो पॉश किस्म की आबादी हैं वो देख के समझते सारा लाहौर ही ऐसा होगा। तो जालिम लोग हैं ये, इनकी प्रायोरिटीज टोटली कंफ्यूज। राइट। हसन निसार साहब, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है काफी देर से, आपका ये पॉइंट बड़ा आर्टिकुलेट आया, बड़ा लोग उसे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। मुझे एक ब्रेक पे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रेक से वापस आऊंगा तो एक मेरे पास वीडियो क्लिप है न्यूजीलैंड की असेंबली की, और जो डिस्कशन हमारी जारी है जमहूरियत के ऊपर, उस मैं आपसे इस हद तक शेयर करता हूं कि पाकिस्तान में वो प्री रेक्विजिट्स पूरी तरह नहीं है जो एक जमहूरियत जो कॉन्सेप्ट है वेस्ट का जिससे ली गई है वो यहाँ पर हो सके। अब यहाँ पर हमारे स्पीकर जो है वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते फिरते हैं और हुकूमत के लिए पर्टिकुलरली बायस्ड हैं फॉर द हुकूमत। वहाँ पर स्पीकर ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर को बाहर निकाल दिया पार्लियामेंट से। ये एक वीडियो आपको दिखाऊंगा मैं, रिसेंट वीडियो है, पैनामा लीक्स पे बहस हो रही थी वहाँ पर। जब वापस आएंगे वो देखेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो है कितने जवाबदेह हैं पार्लियामेंट में स्पीकर के आगे, देखने वाला मंजर देखते हैं। So in what way have I misrepresented him? I think the member should do this. I think he should get on his feet and he should say, John, on Saturday night, I went on TV. Order. Prime Minister will resume his seat. Order. The Prime Minister will leave the chamber. When I stand to my feet, it happened yesterday, I gave him fair warning. When I stand to my feet and call for order, he is to be treated no differently to any other member in this House. The Prime Minister will leave the chamber. दोनों हाथों सलाम करने को दिल कर रहा है न्यूजीलैंड की डेमोक्रेसी को, स्पीकर को। हसन निसार साहब, ये आपने देखा है स्पीकर की स्ट्रेंथ, पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ देखी आपने? इसको देख के कितनी नहीं, आप देखें मेरी बदकिस्मती के मुझे किन को देख के सुभान अल्लाह मेरे मुंह से निकला है। मैं एक बात अर्ज करूं आपको जी, हमारी जो हुक्मरान एलीट है ये शेम प्रूफ तो पहले भी थी। अगर ये पनामा के ये इस जाल से भी अगर निकल गए जो आसमानों से फेंका गया है तो फिर ये वाटर प्रूफ भी हो जाएंगे। शेम प्रूफ पहले थे, बुलेट प्रूफ भी हो जाएंगे, फायर प्रूफ भी हो जाएंगे, शॉक प्रूफ भी हो जाएंगे और बॉम्ब प्रूफ भी हो जाएंगे। फिर भूल जाएं आप। इसका मतलब यह है कि यह मुल्क बुनियादी तौर पे ये इनका राजवाड़ा है। अगर अब भी कुछ नहीं होता ना तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। फिर डैमेज कंट्रोल का अमल इस स्कैंडल के तशतस बाम होने से पहले जो शुरू हुआ है वो पहला इंडिकेटर था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तब से लेके अब तक ये मसलसल पै दर पै ये गंदगी को गंदगी के साथ साफ करना चाह रहे हैं।
ये कीचड़ के साथ गुस्ल करना चाह रहे हैं। ये नहीं होना, और अगर हुआ मेरे मुंह में खाक। फिर वो कहते हैं ना कि इंशा जी उठो अब कूच करो, फिर तो मैं रिकमेंड करूंगा। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, किसी के बारे में नहीं। मैं चंद सालों से खुद धोबी का कुत्ता बना हुआ हूं, ना घर का ना घाट का। कभी सोचता हूं छोड़ दूं, कभी सोचता हूं यार इस मुल्क के बगैर कैसे रहेंगे, दिल ही नहीं लगना कहीं। फिर कोई बात आती है, फिर कहता हूं छोड़ दूं। अब रिसेंटली मैं यहां पहुंचा हूं कि यार यहां से अपनी औलाद को निकाल दूं, क्योंकि अभी उनका वो रोमांस नहीं। जाहिर है एज के साथ यादें होती हैं, तजर्बे होते हैं, दोस्तियां होती हैं, एक रिश्ते जड़ें जैसे दरख्त कहते हैं ना जी, टाइम लगता है, जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे नीचे उसकी जड़ें बढ़ती हैं। तो अभी नहीं यार, तो अभी ये शायद किसी और दुनिया में खप खुप जाए। सो इसके बाद तो मैं शायद मेरे लिए फैसला करना बहुत आसान हो जाए। ये पनामा लीक्स का अगर कुछ नहीं बनता ना, तो आप तो फिर आई डोंट थिंक। अच्छा, राइट। फिर नहीं, मैं अपने बारे में तो मैंने कहा ना कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। मैं तो कई सालों से इसी चक्कर में हूँ। लास्ट टाइम भी गया तो फिर बुज़दिलों की तरह वापस आ गया कि नहीं यार नहीं, अभी देखते हैं। अब फिर थोड़ी हिम्मत मिली, हौसला मिला कि अच्छा यार ये जो टेररिज्म ये वो इस तरह का है, बेहतर हो रहा है, ये फलाना है टमकाना है। फिर हॉल उठते हैं। अब मैं तो अपनी औलाद का ख़ुद को मुजरिम समझूंगा अगर इसके बाद भी मैं ये सोचता हूँ कि माय चिल्ड्रन विल कंटिन्यू वेयर, तो मेरा नहीं ख्याल कि राइट। हज़रत निसार साहब, एक सवाल और। नापाक फिजा, पाक वतन नापाक तरीन फिजा, जो इंसानों को जिसने शर्फ इंसानी से गिरा दिया। उस प्रोग्राम वक्त तो एक ब्रेक का वापस आते हैं क्विकली। प्रोग्राम की बिल्कुल एंडिंग में पहुंचा हूं मैं। परवेज मुशर्रफ साहब पे संगीन गद्दारी का मुकदमा जो है उस पर इश्तिहारी वो करार दे दिए गए। आपको लगता है कि ये मामला जो है ये भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक है आर्मी के और सियासतदानों के दरमियान या गवर्नमेंट के दरमियान, सियासतदानों गवर्नमेंट के दरमियान? फ्यूचर क्या देखते हैं आप इस मुकदमे का? देखें, बाकी जितनी हैं F-16 के मामले में इनकी लॉबिंग, इनकी सारा सत्यानाश घटिया निकला इंडियंस के मुकाबले पे। जैसे ये वो जो इन्होंने वो रॉ का एजेंट पकड़ा, उस पर इनकी मुजरमाना खामोशी, मैंने ये लफ्ज़ मैं इसके लिए इस्तेमाल करता हूँ। परवेज़ मुशर्रफ साहब वाला मामला सारा मेरे नज़दीक हर मामला सानवी है। अच्छा, मैं उस पर सोचने को भी तैयार हूँ। अफसोस हो सकता है, किसी पे दुख हो सकता है, शिकायत हो सकती है, गिला हो सकता है कि यार आप मेरे प्राइम मिनिस्टर ये वो सारा, लेकिन ये पनामा वाला जो काम है ना, और इसमें भी एक बात मैं क्लियर कर दूं, मेरा तो बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है। मैं कोई मतलब वो MA उर्दू टाइप ये कोई ऐसा खाता नहीं है। ये लीगल है, ये देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस। अगर पैसा जायज़ है, जायज़ है, टैक्स दिया गया है, अगर तो वो जो जितने नाम आए हैं वो सारे ही कोई काबिल नफरत या गद्दार या वतन दुश्मन लोग नहीं हैं, जो जायज़ तरीके से लेके गए हैं थ्रू। साहब बहुत शुक्रिया। मैं दिल कर रहा आपकी गुफ्तगू और सुनी जाए, डिस्कस किया जाए आपसे, लेकिन वक्त की किल्लत है। आपने वक्त दिया। व्यूअर्स, आप इनसे बिल्कुल टोटली डिसएग्री भी कर सकते हैं, एग्री भी कर सकते हैं। फ्रंट लाइन कामरान पे आप हमें भेज सकते हैं अपनी फीडबैक। बड़े अहम मसाइल पाकिस्तान दरपेश है। मेरी बड़ी ज़ाती ख्वाहिश है कि प्राइम मिनिस्टर जो है सुरखरू होकर निकले इन तमाम मसाइल से, क्योंकि जब वो सुरखरू होंगे तो वो दूसरे इशूज़ के ऊपर फोकस करेंगे। जैसे गवर्नेंस का इशू है, पाकिस्तान की इकॉनमी के इशू है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इशू है। और जैसे मैंने एक दफ़ा पहले भी ये एनालिसिस मेरा अपना है कि एक आम आदमी करप्शन करे वो भी गलत है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर पे उस मुल्क की ऑपोजिशन इल्ज़ाम लगाए करप्शन का, तो बहुत सी चीज़ें उसमें, और वो खुदा ना खासा सही साबित हो जाए, तो बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। इसमें मुल्क की सिक्योरिटी भी शामिल है और आर्मी भी उसमें स्टेक होल्डर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।